शारंगधर से ही शुरू करना। हाँ शुरू कर रहे हैं यही से। हाँ तो ये क्लियर है ना। तो फिर हाँ हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े थे, क्या कहते हैं, जो ये प्राकृत पेंगुलम था, इसमें यहाँ पे है कि विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर, इन लोग की कविताएं, मतलब इन लोग की रचनाएं इसमें संग्रहित हैं। और इसका जो संग्रह था किसी लक्ष्मीधर ने किया था। तो इसके बाद फिर जो शुक्ल जी जो क्या कहते हैं, हम्बीर रासों के रचयिता रचयिता को, मतलब प्राकृत पेंगुलम में इनको 8 छंद मिलते हैं, जिससे वो हम्मीर रासो नाम एक अलग ग्रंथ की कल्पना करते हैं और हम्मीर रासो के रचयिता को सारंगधर को मानते हैं। इतना मतलब आप लोग याद रखिएगा कि जैसे कि प्राकृत पेंगुलम था, इसका मतलब संग्रह 14वीं सदी में लक्ष्मीधर ने किया था। और इसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर, इन लोग की रचनाएं मिलती हैं। और जो शुक्ल जी थे, इन्होंने प्राकृत पेंगुलम में 8 छंदों के आधार पे, मतलब उनको 8 छंद मिले, उनके आधार पर एक ग्रंथ की कल्पना कर दी है, अलग ग्रंथ। हम्मीर रास की कल्पना किए और हम्मीर रसों के रचयिता सारंगधर को माना। ठीक है, इस पर हम सारंगधर पढ़ते हैं। तो सारंगधर में ये है कि जैसे था कि शुक्ल जी ने हम्मीर रासा का रचयिता सारंगधर को माना है और राव संगतियार ने जज्जल को माना है। और जैसे कि जो ये 8 छंद है, ये प्राकृत पेंगुलम से लिए गए हैं। इस आधार पे किसी को नहीं पता कि ये 8 छंद किसके हैं, सारंगधर के हैं या फिर जज्जल के हैं। शुक्ल जी सारंगधर को मानते हैं और संगतियान जज्जल को मानते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, तो फिर द्विवेदी कहते हैं कि हमें किसी पात्र का नाम नहीं है, विशेषण है जो अमीर का विपरीत रूप है। इससे इतना वो नहीं है। फिर क्या कहते हैं, हम लोग फिर ये देखना है कि जो सारंगधर था, सारंगधर है, इनका कोई आयुर्वेद ग्रंथ भी था जो बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो इनकी टिप्पणियां हैं शुक्ल जी की और बच्चन जी, शुक्ल जी कहते हैं सारंगधर को कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे, और बच्चन सिंह ने कुंडलिया छंद का प्रयोक्ता माना है। तो ये दोनों अपने ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये मुझे लग रहा है कौन सा था ये आपका। ये क्लियर है ना। तो अपभ्रंश वाला आज हम लोग को यहाँ हो गया पूरा, अपभ्रंश काव्य वाला। तो इसके बाद बुक में कौन सा दिया हुआ है, रासो कौन सा दिया है इसके बाद बुक में, इसके बाद जैन दिया है क्या, कोई नहीं, बताए। रासो का भी दिया हुआ है, तो अच्छा इसके बाद दृष्टि में ना। हाँ, दृष्टि में सिद्ध मत का हाँ दिया हुआ है, सिद्ध मत एवं साहित्य। अपभ्रंश के बाद सिद्ध मत दिया हुआ है। हाँ, एक मिनट, वो हम अलग अलग कर दिए थे ना, मेरा अलग पीडीएफ हो गया, तो हम सिद्ध मत खोल ले रहे हैं। हम सिद्ध मत का हाँ, पीडीएफ इसमें सिद्ध मत है, उसके बाद नाथ मत है। हाँ, हम सिद्ध मत का पीडीएफ बनाना भूल गए हैं। कोई जैन मत हम खोल दिए, चलो जैन मत कर देते, सिद्ध मत किसी और दिन देख लिया जाएगा। आज वो लग रहा है पीडीएफ में डालना भूल गए थे हम। तो फिर जैन मत देख ले रहे हैं। आदिकाल हो गया, अपभ्रंश, रासो कर दिए यार हम, लौकिक हो गया। ठीक है, जैन देख ले रहे हैं आज। तो फिर हम लोग आज जैन वाला देख ले रहे हैं। तो फिर आप लोग देखिएगा कि ये पॉइंट है कि सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा था, नाथों का पश्चिमी भाग में। तो ये सवाल आता है सिद्धों का प्रभाव कहाँ था, सिद्ध भारत के पूर्वी भाग में थे और नाथ पश्चिमी भाग में थे। तो ये देख लीजिएगा। और जैन का जो साहित्य था कि जैन ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। तो जैन का साहित्य आपको दक्षिण में मिलता है। और फिर क्या कहते हैं, और जैन की जो रचनाएं हैं उसमें क्या कहते हैं, जो उनके दोहे हैं वो मुक्तक काव्य में है जैन के। और उसमें सिद्धो नाटक जो अंत साधना थी, धर्म सम्मत व्यवहार, आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन और कर्म कांड वर्ण व्यवस्था आदि खंडन है। तो आपको लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि यहाँ कर्म कांड और वर्ण व्यवस्था खंडन करते हैं यहाँ पे। ये सवाल अब एनटीए उतना नहीं पूछता है, बस आपका एक मतलब दे दिया है, आपको जानकारी है तो, लेकिन एनटीए बस सवाल नहीं बनाता। एनटीए हिसाब से आपका ये वाला पॉइंट है कि आपको ये पूछ सकता है कि इनका क्षेत्र क्या रहा है, इसमें वो नहीं है। उसके बाद हम लोग चरित काव्य में देखते हैं, तो है कि पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य लिखे गए। तो
काव्यों का जो भी मतलब कि उसका मतलब उद्देश्य क्या था, तो जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य लिखे गए थे, इसके अलावा कुछ नहीं है। और फिर जैन कवि में बात है तो स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सुप्रभ सूरी, मेरतुंग, ये लोग जैन कवि थे। और फिर आपको जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा मिलती है, और उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। ये आपको तथ्यों को याद करना है कि जो जैन साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ है वो रिपुदारर रास है, जो संस्कृत भाषा में है। उसके बाद अपभ्रंश में आपको प्रथम मिलता है उपदेश रसायन रास। हिंदी में प्रथम मिलता है भरतेश्वर बावली रास। प्रथम धर्मेत्तर रास है संदेश रासक। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास है पंच पांडव रास। तो ये जो तथ्य है ना, तथ्य आप लोग को याद करने हैं, इधर ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो ये पांचों यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद फिर इधर आते हैं तो शाल्ब सूर्य के बारे में बात करते हैं। देख ले, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। साहिबा सूरी ने बुद्धि रस संग्रह कर उसे शिष्य श्रीवी ने किया था। ये नहीं, मतलब आप लोग याद रखिएगा, साहिबा सूरी की रचना, इसका नाम बुद्धि रास है, उसका संग्रह उनके शिष्य श्रीवी ने किया, एक बार ध्यान दीजिएगा। और साहिबा सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भारतेश्वर बावली रास है। और इसका ये याद रखिएगा, क्योंकि आपको आदिकाल में बहुत रचनाएं नहीं मिलती हैं, तो आदिकाल की रचनाओं का आप लोग रचना काल याद रखिएगा। और ये भी एक ये 205 खंडों में रचित खंड काव्य है। इसका संपादन ये पूछता है कि भरतेश्वर बलिराज का संपादन किसने किया था, तो इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया था। और भरतेश्वर बलिराज हिंदी में प्रथम चरित काव्य है। हिंदी में प्रथम हाँ चरित काव्य है शायद ये भरतेश्वर बलिराज। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इससे आपको 5 पॉइंट मिलता है साहिबा से, कि इनकी जो रचना बुद्धिराज थे उसका संग्रह के शिष्य सेवी ने किया गया था। ये सवाल हमें आज तक कभी दिखा नहीं है, तो इसको मतलब आप लोग एक बार बस अगर एक बार पढ़े रहेंगे तो आएगा, तब क्लिक कर जाएगा। तो साल्बर शूरी का जो बुद्धिराज है, इसके बाद इनका ग्रंथ है भरतेश्वर बलिराज, उसका क्या कहते हैं प्रकाशन या फिर जो भी उसका रचना काल 1184 रहा है। और भरतेश्वर बलिराज 205 छंद में खंड काव्य है, और इसका संपादन मुनि जिन बिरला ने किया है। फिर उसके बाद आप आते हैं देवसेन। श्रावक चार हिंदी की प्रथम रचना है, ये तो आप लोग पढ़े थे पिछले क्लास कक्षा में। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावक चार है, 973 ईस्वी। ये इसका भी आप लोग क्या कहते हैं रचना काल या फिर जो समय है उसको याद रखिएगा, ये सवाल आ सकता है। ये मतलब क्या कहते हैं कि जो आदिकाल की रचनाएं हैं, जितने का भी आपको क्या कहते हैं ये रचना काल मिलता है, तो रचना काल आप लोग याद रखा करिए, क्योंकि उसमें भी पूछता है आदिकाल में जो भी क्या कहते हैं ये रचनाएं, उनका क्रम पूछता है, क्या कहते हैं इसके कालक्रमानुसार, उसको ध्यान दीजिएगा। इसका 933 ईस्वी है, भरतेश्वर बलिराज का 1184 ईस्वी है। और श्रावकचार में 250 दोहे हैं। देखिए, श्रावकचार में 250 दोहे हैं, भरतेश्वर बलिराज में 205 दोहे हैं। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो श्रावक चार में 250 दोहे हैं, इसमें श्रावक धर्म का वर्णन है और गृहस्थ जीवन किसके केंद्र में है, तो ध्यान देख लीजिएगा इसको। और इनका दूसरा ग्रंथ है, इसका नाम न्याय चक्र है, और न्याय चक्र को लघुनय चक्र भी कहते हैं। इसका वर्णन आपको शुक्ल जी इनको तो इसको शुक्ल जी में की किताब में इसका वर्णन है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर उनका दूसरा ग्रंथ है बृहदनय चक्र, मूलतः दोहाबंद अपभ्रंश भाषा में था, किंतु बाद में इसमें कुछ नहीं है, बस इतना बृहदनय चक्र याद करिए और बाकी से छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। फिर इनके अलग और ग्रंथ हैं आराधना सार, तत्व सार, भाव संग्रह, सावय धम्मदोहा। देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्या कहते हैं जैसे कि इनका श्रावक चार है, लग्न चक्र है, बृहदनय चक्र है, ये सबके मुंह पे रहता है, पर ये जो आराधना सार है, तत्व सार, भाव संग्रह और सावय धम्मदोहा है, किसी को याद नहीं रहता। तो एनटीए अगर नया सवाल बनाना होगा तो एनटीए नया सवाल इसी से बनाएगा, कि जल्दी सवाल आता नहीं है। या फिर 4 रचनाएं दे देंगे, इससे पूछ देगा देवसेन की कौन सी रचना है, तो अगर आप लोग ये चारों नहीं देखे रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनकी रचनाएं हैं श्रावक चार, नय चक्र, और नय चक्र को लघुनय चक्र भी कहते हैं, बृहदनय चक्र, बृहदनय चक्र, फिर आराधना सार, तत्व सार, भाव सार, सावक धम दवा, और यहाँ पे दर्शन सार। इनकी रचना आप देख लीजिए, और कुछ में ऊपर नहीं है, बस इतना देख लीजिएगा कि श्रावक चार में 250 दोहे हैं, और उसमें श्रावक धर्म या फिर और गृहस्थ जीवन का वर्णन है। फिर हम इधर आते हैं तो
आसुकु कवि हैं, तो इनसे बस 2 रचनाएँ, इनसे इनकी चंद्रबाला रास है और जीवदया रास, इनकी रचनाएँ हैं, तो इनकी रचनाएँ आप याद रखिएगा। जैन काव्य में आपको कुछ ऐसे उसे अलग से याद नहीं रखना होता है, बस इनकी जितनी भी रचनाएँ हैं और उनका जो क्या कहते हैं कालक्रम क्या है, उसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग विजय सिंह सूरी पे आते हैं, तो इनका ग्रंथ है रेवंती रेवंती गिरी रास, इसका कालक्रम है 1231 ईस्वी। और फिर इसमें कुछ इतना नहीं है, इतना बस पहला आदिकाल से आप लोगों को सिर्फ यही याद ही करना है, तो इतना देखिए। उसके बाद विनय चंद्र सूरी का आपको मिल जाएगा नेमिनाथ चौपई, और इसमें ये सवाल पूछता है चौपई छंद में 12 मासा वर्णन का आराम कहाँ से मिलता है? नेमिनाथ चौपई में। चौपई छंद में 12 मासा का वर्णन, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चौपई छंद में 12 मासा का वर्णन आपको विनय चंद्र सूरी के नेमिनाथ चौपई में मिलता है। ये सवाल आ सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि विनयचंद सूर्य की रचना नेमिनाथ चौपई में चौपई छंद में 12 मासों का वर्णन होता है। उसके बाद फिर अगर आप आगे आते हैं तो ये आप बताते हैं, एक मिनट। फिर स्थूली भद्रा से मिलता है जिंदा स्वरूप दिन जन्मसूरी का, नेमिनाथ रास से मुनि सुमतिगढ़ का। मतलब इसको आपको याद ही करना है, इसको आप लोग नहीं छोड़ सकते। कि कौन सी रचना किसकी है आदिकाल में। आदिकाल में आपको सारी रचनाओं के रचनाकार याद रखने चाहिए। स्थूली भद्रास जिंदम सूरी, नेमिनाथ रास मुनि सुमतिगढ़, गय कुमार रास देलहड़, पुराण सार चंद्र मुनि, योग शास्त्र योग चंद्र मुनि। इसके इतना लिखिएगा, पॉइंट का मतलब नहीं, छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद फागु काव्य में आप आएंगे तो ये ये आप ये वाला पॉइंट है कि सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिनचंद सूरीकृत जिनचंद सूरी फागु को माना जाता है। इसमें 25 छंद हैं, और स्थूली भद्र फागु को इस काव्य परंपरा छोड़िए, इसमें कुछ और नहीं है। बस आप ये देख लीजिए, बाकी इस सवाल फागु काव्य से सवाल नहीं बनते, बस ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा। तो जैन काव्य में आपको यही देखना है कि क्या कहते हैं, जैन काव्य में आपको ये इसका क्या कहते हैं स्थान कहाँ रहा है, प्रमुख कवि क्या रहे हैं, प्रमुख से ग्रंथ क्या रहे हैं। मतलब आपको जैन काव्य में मेनली आपको ग्रंथ ही देखना है, ग्रंथ देखना, उसका कालक्रम देखना, और कुछ नहीं देखना जैन काव्य में। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं रासो काव्य में। इसमें रासो काव्य नहीं है क्या? रासो काव्य इसमें है, एक मिनट। हाँ ये रहा रासो काव्य। तो रासो काव्य का देखते हैं, तो रासो काव्य में था ये आपको ये जो ये वाला पॉइंट है आपको शुक्ल जी से मिलता है कि रासो काव्य 2 रूप में मिलता है, प्रबंध गीत एवं वीर गीत बैलेट्स में। प्रबंध पहला है प्रबंध और दूसरा है वीर गीत यानी कि बैलेट्स, इन दोनों में मिलता है रासो काव्य। प्रबंध का सर्वोत्तम ग्रंथ कुमार रासो है, और वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बीरशल देव रासो है। आप इसमें से किसी को याद है कि जो शुक्ल जी ने जो रसायन शब्द लिया है, जैसे रासो की परिकल्पना की रसायन शब्द से, वो रसायन शब्द उनको किस ग्रंथ से मिला मिला था? शुक्ल जी ने जो रसायन नाम है, जो रसायन शब्द लिया है, जिससे आगे चल के उन्होंने रासों की परंपरा सिद्ध की है कि रसायन शब्द से रासो निकला है, तो वो रसायन शब्द उन्होंने किस क्या कहते हैं रासो काव्य से लिया था? किसी को याद है? बीसल देव रासो। हाँ, बिसल देव रासो से नहीं, बिसल देव से था, एक मिनट। हाँ, बिसल देव से बिसल देव रासो से इन्होंने रसायन शब्द लिया है। हाँ, बिसल देव रासो ये याद रखिएगा, जो ये जो रसायन शब्द है वो उन्होंने बिसल देव रासो से लिया था, जिससे रासो की परिकल्पना की है। उसके बाद खुमान, इसमें कुछ वो नहीं है। खुमान रासो में क्या कहते हैं, जो राजा है तो कौन सा है, खुमान प्रथम द्वितीय, उसमें चार राजाओं का वर्णन करते हैं। तो जो खुमान रासो का जिक्र शुक्ल जी कहते हैं, उसमें कौन सा राजा था? खुमान खुमान प्रथम था कि द्वितीय था? हम खुमान रासो में कौन से राजा का वर्णन है, खुमान प्रथम या फिर खुमान द्वितीय? द्वितीय थे शायद, द्वितीय। हाँ, खुमान द्वितीय थे। तो शुक्ल जी की आप लोग क्या कहते हैं, जो भी है उसको याद रखिए। शालिनी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नहीं नहीं, अभी बोल नहीं रहे थे हम।
तो यही कह रही थी, जो शुक्ल जी का जो भी मेल में नाम बताए थे उसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, और कुछ कह नहीं रहे थे उतना मतलब। हाँ ठीक है, फिर हम लोग ये बात देख लेते हैं क्या कहते हैं आगे रासो का भी, इसके बाद जो भी होगा शुक्ल जी का देख, इसी में शुक्ल जी का हम बता देंगे, उससे बताए थे हम। तो खुमान राशि में आते हैं, तो खुमान राशि के रचयिता दलपति विजय हैं, सबको इसमें भी आपको आपको इनका वो देखना है क्या कहते हैं, जो कालक्रम रचना काल रहा है, क्योंकि कालक्रम से सवाल आते हैं रासो वाले काव्यों से। तो खुमान रासो की रचनाकार दलपत विजय हैं, नवीं सती इनका रचना काल है, काव्य रूप प्रबंध रहा है। क्योंकि आप कहें शुक्ल जी कहते हैं कि जो रासो काव्य मिलते हैं दो रूपों में मिलते हैं, प्रबंध काव्य में और वीर गीत काव्यों में। तो मतलब इतना तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई रासो ग्रंथ का पूछता है कि उसका क्या कहते हैं काव्य रूप क्या है, तो या तो प्रबंध होगा या तो वीर गीत होगा। उसके बाद आपको उसी में सोच से अपना क्या कहते हैं निकालना होगा। खुमान रासो का नौवीं सदी अष्टना काल प्रबंध काव्य है, इसमें चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है। और जो ये खुमान थे ये दूसरे खुमान है, खुमान द्वितीय है। तो इसको आप लोग अगर बुक से देख रहे हैं तो बगल में एक खुमान द्वितीय लिख लीजिए। और उसके बाद इसमें कुछ ये नहीं है, इसमें ये फिर ये कि ये 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ काव्य है। ये नहीं पूछेगा कि मेवाड़ के परवर्ती शासकों का वर्णन है, इसमें लगता है कि रचना सतुर शतक के आसपास के तो बाद में जोड़ा गया, ये नहीं पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा। बस ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। खुमान चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है, खुमान द्वितीय है, और इसमें ये 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। और फिर हम लोग जब विजयपाल रासो में आते हैं, तो विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह हैं, 11वीं सदी, ये वीर गीत है आपका। और ये सवाल कर नहीं, आप देखेंगे एक सवाल रासो काव्य से आता है कि आज अगर 4 रासो काव्य दे देंगे और पूछ देगा कि इसमें से कौन सी रचना उपलब्ध है, कौन सी रचना या फिर अनुपलब्ध है, तो आप लोग को इसमें से अपना आंसर निकालना पड़ता है। तो रासो काव्य में आपको क्या देखना है, उसके रचयिता कौन है, वो क्या कहते हैं सदिग्ध है, सदिग्ध या फिर असदिग्ध तो नहीं है। उसके बाद अनुपलब्ध उपलब्धि देखना है, ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से देखने हैं। तो जो विजयपाल रासो है अनुपलब्ध है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी ए अनुपलब्ध है। और इसमें विजयपाल के राजा विजयगल का प्रशस्ति ग्रंथ है, तो इसका उतना वो नहीं है। एक मिनट, कोई आया फिर से। उसके बाद बिसलदेव रासो पे आते हैं, तो बिसलदेव रासो का क्या कहते हैं, रचना काल क्या रचित नरपति नाल है, रचना काल 12वीं सती है। ये बिसलदेव रासो में वीर गीत आपको मिलता है। और एक बीरय परक संदेश जिसमें अजमेर के राजा चौहान बिसलदेव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती का विवाह होता है, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। रासो होते हुए श्रृंगारी काव्य है। और देखो ये हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसमें मिलता है। देखो ये हिंदी में 12 मासा का वर्णन यहाँ पे हुआ है, किसमें, बिसलदेव रासो में, ठीक है। अरे यार, जो हिंदी में 12 मासा का वर्णन आपको मिलता है क्या कहते हैं, बिसलदेव रासो में। हाँ, और जो जैन में क्या दिया था यहाँ पे, एक मिनट, इसमें था ना, इसमें क्या था कि चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन। हिंदी में आपको जो 12 मासा का वर्णन मिलता है उसको वो मिलता है आपको बिसलदेव रासो में। और चौपाई छंद में प्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है नेमिना चौपाई में। तो थोड़ा सा अंतर है, एकदम थोड़ा सा अंतर है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तो इसको या तो अच्छे से ध्यान दीजिए या फिर कहीं अलग से लिख लीजिए। तो इसका ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन हमें किसमें मिलता है, बिसलदेव रासो में। बिसलदेव रासो कितने खंडों में है, कोई बताएगा, स्वाति, स्वाति हो क्लास में, किसी को स्वाति आवाज नहीं जा रही क्या, कोई बताया कि क्या कहते हैं जो बिसलदेव रासो है ये कितने खंड में है। मेरी आवाज आ रही है ना, जी ये वाला बिसलदेव रासो कितने खंड में, कोई भी बताए बिसलदेव रासो कितने खंड में है। 4 खंड में। हाँ, बिसलदेव रासो 4 खंड में है। और क्या कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या कहते हैं कि ये बहुत मतलब इतना आसान है कि कितने खंड में है। इस बिसलदेव रासो से ये सवाल पूछता है कि ये सवाल आ सकता है कितने खंड में है।
तो यही है कि इनके हम क्या कहते हैं, राजा विशलदेव तथा राजा भोजमती के विवाह, इसका जो है क्या कहते हैं, प्रथम खंड में विवाह होता है और दूसरे खंड में वो राजमती से रूठ कर विशलदेव चले जाते हैं उड़ीसा में। ये भी सवाल आता है कि राजमती से रूठ कर विशलदेव किस राज्य में जाते हैं, ये सवाल आता है। तो वो उड़ीसा में जाते हैं, दूसरे खंड में वो उनसे रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं और तीसरे में राजमती का बीरावड़न है, चौथे खंड में पुनर्मिलन है। तो ये सवाल आ सकता है, मतलब इससे आपको 4-5 सवाल बन जाएंगे, इसीलिए विसर्जित थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपको मिलेगा। इससे अभी रसायन वाला भी था, तो याद रखिएगा कि इसमें 4 खंड है और क्या कहते हैं, इसमें 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। फिर इस ये बनेगा और ये श्रृंगारिक काव्य, श्रृंगारिक इसको माना जाता है, इस पर भी बात हुई थी। फिर हम लोग आगे आते हैं तो पृथ्वी राजा की बात होती है, तो इसका रचना काल 12वीं शती है, प्रबंध है, पिंगल शैली में है ये। उसके बाद इसमें पृथ्वी राजो और उनके स्वर, ठीक है इसमें सवाल नहीं आने वाला। ये देखिए 69 समय है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग, ये दोनों सवाल बनता है, ये दोनों सवाल बनता है कि पृथ्वी राजो में कितने समय है और कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो 69 समय 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। चंद कवि 56 छंद के विषय, ये सवाल भी आता है, ये वाला। इस सबको यही देखना है, पृथ्वी रासो चंद्र दाइस के रचयिता है। और ये भी है, इसने दिया है कि पृथ्वी रासो को क्या कहते हैं, कहते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं कि ये चंद्रदाय कहते हैं कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वी राज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो पृथ्वी रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पहला सवाल ये बनेगा। इसके बाद सवाल बन सकता है कि इसका रचना काल क्या है। इसका काव्य रूप प्रबंध है, पिंगल शैली में है ये और इसमें 69 समय 68 प्रकार के छंद हैं और चंद कवि थे और 26 छंद के विशेषज्ञ थे। और जो रासो का उत्तरार्ध है, अंत वाला पार्ट है, उसको चंद्रदाय के पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया था। नहीं था कि अब पुस्तक जल्लड़ हट दे चली गज्जन निपकाज, जो लाइन है, तो वही जो आखिरी रहता है, तो वो उनके पुत्र जल्लड़ पूरा करते हैं। ठीक है, 4 रासो यहाँ में। फिर आगे हम लोग आते हैं जयचंद प्रकाश पे। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, इसका रचना काल 12वीं शती है। ये वीर गीत और प्रबंध काव्य दोनों माना जाता है। देखिए वीर गीत और प्रबंध दोनों है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। और क्या कहते हैं, फिर दूसरा रचना है जयमैन जय चंद्रिका मधुकर कवि का, ये 12वीं सदी का है और प्रबंध है। और इन दोनों के बारे में देखेंगे तो इन दोनों में कन्नौज के राजा सम्राट जयचंद के शौर्य की पराक्रम की कथा है। तो ऐसा अनुमान माना जाता है कि इसमें इन्हीं की कथा है। तो सवाल आ सकता है कि इन दोनों रचनाओं की कथा है, तो याद रखिएगा। इसके बाद ये दोनों ग्रंथ नहीं मिलते हैं, ये अप्राप्य हैं दोनों ग्रंथ। इधर कौन सा था, इधर आपका था विजय बैल रासो जो अनुपलब्ध है। और अगर आप यहाँ आएंगे जयचंद प्रकाश और जयमैन जयचंद्र का अप्राप्य है, बस इसका उल्लेख मिलता है, सिंघालय दयादास कृत राठौरा आदि ख्यात में इनका उल्लेख मिलता है। ये सवाल भी आता है कि जयचंद प्रकाश का और जयमैन जयचंद्रिका का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सिंघालय दयाल दास की राठौरा आदि ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ से ये हुआ इतना। उसके बाद हम लोग परमाल रासो जगनिक में आते हैं, तो इसका रचना काल 13वीं शती है, ये वीर गीत है और इसमें महोबा के राजा परमाल देव के आला दल की वीरता का वर्णन, इतना याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु, यह सवाल आता है कि परमाल रसो कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसको आला खंड भी कहते हैं और इसका जो केंद्र है वो बैसवाड़ा केंद्र है इसका। और इसका जो प्रकाशन था कि फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में इसको प्रकाशित करवाया था। तो इससे आपको 4-5 सवाल इससे बन जाएंगे, तो एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं, तो फिर रणबल छंद, इससे सवाल नहीं आता, बस इतना है कि रणबल छंद श्रीधर का है, 14वीं शती में, इसको वीर गीत कहा जाता है। और फिर क्या कहते हैं, इसमें उतना नहीं आता। फिर आपको हम्मीर रासा मिलता है, ये भी अनुपलब्ध। देखो कितनी रचनाएं मिल रही हैं आपको। हम्मीर रासा अनुपलब्ध मिला है आपको, विजयपाल रासा अनुपलब्ध मिला है, तो ध्यान दीजिएगा। और जयचंद प्रकाश और जयमैन जयचंद्र को अप्राप्य कहा जाता है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल एनटी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इसमें कौन सा अनुपलब्ध है कौन सा नहीं है, 4 में आपको 2 चूज करना रहेगा। तो ध्यान से ये फैक्ट्स आपके मतलब बहुत एक नंबर से आपका जेआरएफ या नेट रुक सकता है, एक पॉइंट से रुक सकता है। तो ये फैक्ट जो हम बता रहे हैं फैक्ट, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतिहास से सवाल आपको रिपीटेड ही आने वाले हैं, तो बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद आगे हम लोग कीर्तिलता में आते हैं। तो वैसे तो शुक्ल जी को नहीं माने हैं क्या कहता है राशि में, पर आप कहा जाता है कीर्तिलता बताया हुआ क्योंकि इसमें आपको कीर्तिलता में तिरोध के राजा कीर्ति सिंह का वर्णन मिलेगा, और कीर्ति पताका में क्या कहते हैं इनका तिरोध के राजा शिव सिंह का वर्णन मिलेगा। तो ये दोनों भी एक तरह से आपके राशि काल में आती हैं। और बाकी इसका जो भी ये है इसका कोई क्या कहते हैं वो नहीं मिल पाया है कब का है। तो ये 14वीं शती का अंत या 15वीं शती के प्रारंभ इन दोनों मतलब रचनाएं मिलती हैं। दोनों रचनाएं विद्यापति की हैं, और इसमें प्रबंध इसका क्या कहते हैं वो है, इसका काव्य रूप प्रबंध है, भाषा पूर्वी अपभ्रंश है, और तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। तो बस इसमें रहता है इसमें किसका वर्णन है, तो कीर्तिलता में आपको कीर्ति सिंह का वर्णन मिलता है। और फिर इसके बाद इतिहास जौन ये भी सवाल आता है कि जौनपुर शहर का वर्णन किस में है, कीर्तिलता में कीर्ति पताका में, तो इसमें कीर्तिलता में है। और ये कवि ने स्वयं इसको कहाड़ी कहा है, ये भी आपका आता है। स्वयं इसकी भाषा को अवहट कहा है, ये भी सवाल आता है। इसकी रचना भृंग भृंगी संवाद में है, ये सवाल भी आता है। तो जब जितने पॉइंट्स यहाँ दिए हैं इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कीर्ति पताका भी आपको अच्छा प्राप्त। क्वेश्चन है, भृंग और भृंगी का क्या मतलब होता है? भृंग और भृंगी दो क्या कहते हैं, शायद सर बताया था क्लास में कि दो पक्ष, क्या बताया था, बताया था उत्तर है पक्षियों के बारे में बताया, कोई पक्षी होते हैं कोई तोता और उसके बारे में बता रहे थे ना। हाँ तो वही तो तो मतलब जो वो लोग तो एक दूसरे से बात नहीं, अभी जैसे कि कौन सी फिल्म थी कि उसमें जो कहानी शुरू करता था एक कुत्ता कहानी शुरू करता है, तो वो पूरी कहानी बताता है। तो जो कीर्तिलता है जो उसकी रचना हुई है तो उसमें दोनों एक दूसरे से, जो भृंग और भृंगी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उन्हीं लोग जो बात कर रहे हैं वही मतलब कहानी चलती रहती है। समझ आया? जैसे कि नाटक होता है तो नाटक में जैसे ना कि जो जैसे नट नटी वाला होता है, तो नट नटी अपने में बात हाँ कर रहे हाँ हैं और वही उसी से कहानी चल रही है, ठीक है। वैसे इसमें हाँ। भृंग और भृंगी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वही कहानी मतलब चल रही है इसका नहीं, कथन। भृंग होता क्या है वो पूछ रहे थे। किसी पक्षी के बारे में बताया था सर, कि किसी पक्षी कोई पक्षी होता है भृंग, और उसकी जो उसका जो स्त्रीलिंग है उसको भृंगी कहते हैं। हाँ भृंग और भृंगी वही पक्षी होते हैं। बता हम क्लियर कर देंगे, लेकिन जहाँ तक मैं तो सर ये बताया था कि भृंग और भृंगी दोनों पक्षी होते हैं, जो भृंग और उन्हीं में क्या कहते हैं संवाद होता है, तो वही ऐसे रचनाएं चल रही हैं, तो कथा से चलता है। इनके संवाद इन लोग की बातचीत में जो बात होती है उसी को लगता है कवि लिख दिए हैं सुन के। तो ये चीज क्लियर है, पक्षी थे यार जी। हाँ विदिशा। हाँ, क्लियर हो गया, कंटिन्यू करो। हाँ उसके बाद कीर्ति पताका भी अपराप में मिलती है, इसकी भाषा भी अवट है। ये भी सवाल आता है कि कीर्ति पताका की भाषा क्या है। और इसमें तिरोध के राजा शेर सिंह की प्रशस्ति है। तो आपका रासो इतना हो गया, जो बताएं उस पर ध्यान दीजिएगा, कुछ होगा तो अगली क्लास से पूछ लीजिएगा कुछ बोले। फिर रासो शब्द की क्या कहते हैं, उत्पत्ति के बारे में आते हैं। तो आपको कौन कौन सा देखना है, गासो ददासी राजसो से मानते हैं। शुक्ल जी देखो रसायन से रास या रासो मानते हैं। उसके बाद द्विवेदी का पूछता है वो रासक से मानते हैं। और गणपति चंद्रगुप्त रासक से रास, फिर रासा, फिर रासो, फिर रासो मानते हैं। ये सवाल तो हम देख रहे हैं इधर भी, ये सवाल मतलब काफी कम हो रहा है, ये सवाल अभी तक पिछले 5-6 सालों में नहीं आया है। फिर भी आप लोग अगर देखना होगा तो तासी का देख लीजिए, शुक्ल का देख लीजिए, द्विवेदी जी का देख लीजिए, चतुर्वेदी जी का, और गणपति चंद्रगुप्त, इतने लोग का याद रहेगा तो बाकी आपका हो ही जाएगा। तो इतने लोग आप याद कर लीजिएगा कि कासा तासी राजस्वी से रासो की परिकल्पना करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं, और जो रसायन शब्द उनको मिलता है विशुद्ध रासो मिलता है, ये सवाल आता है। उसके बाद हजार प्रसाद द्विवेदी जी इसको रासक से मानते हैं। चतुर्वेदी जी रासहु या रासहु से मानते हैं रस। उसके बाद गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं रासक से रास, फिर रासा, फिर रासो, फिर रासो। उसके बाद आपको क्या कहते हैं यहाँ पे आके कथन मिलता है कि पृथ्वी रासो के बारे में बुद्धि ने कहा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रदाय को कहा जा सकता है। तो ये सब देखिए, ये हो गया, और ये दोनों को महाकवि मानते हैं, लेकिन दोनों कथन में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। देखो चंद्र विश्व बंधु कहते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रदाय को ही कहा जा सकता है, और आचार्य शुक्ल कहते हैं ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, उनका पृथ्वी राज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। दो आपको यहाँ कथन मिले, ये सवाल तो आपको याद ही होगा, ये सब पढ़े होंगे। उसके बाद चतुर्वेदी जी का है कि पृथ्वीराज रासहु हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर आया है। इस चतुर्वेदी जी का कथन है।
और रासो का हमारे में रासो है ना, इसका एक समय कौन सा समय है यार सिलेबस में? ये इकाई 5 में कौन से रासो का हम लोग को पढ़ने को है? रेवा तट ना? हाँ, तो रासो आपका सिलेबस में है। नहीं, हाँ, हाँ वही है, शशिव्रता का विवाह, हाँ। नहीं नहीं नहीं, इसमें नेट वाले में रेवा तट अच्छा, पढ़ना है। नेट वाले में रेवा तट है। हाँ, तो वही तो आपके रासो के सिलेबस में है, तो रासो के बारे में जितने भी कथन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये कथन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चन से कथन ही बार-बार पूछता है। इसको क्या कहते हैं इसके लिए रासो पृथ्वी या रासो के लिए कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की काव्यात्मक त्रासदी है। ये सवाल भी पूछता है, मतलब ये कथन आता रहता है। और फिर ये कन्नवा युद्ध इसका सबसे बड़ा क्या कहते हैं सर्ग है। इसका जो कन्नवा युद्ध है इसमें। और जो ये कयामत वध था, ये हमारे वेद सिलेबस में था। कयामत वध नामक खंड में मंत्री कयामास के कामान हो जाने पर और इस पर पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक वर्णित है। तो ये दोनों जो समय है, ये भी याद रखिएगा कि जो पृथ्वी और रासो में जो खंड है उसका उच्चारण समय शब्द से हुआ है। तो ये भी कहता है कि उसमें जो उसका विभाजन किया गया है, तो समय से जो मतलब प्रथम समय द्वितीय समय, तो कयामास वध समय लिखा होगा। तो वो समय याद रखिएगा कि खंडों को समय किससे मतलब वो किया गया है। तो कनवा युद्ध समय और कयामासवत समय, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद इसकी रचना काल मूल रूप तो विवाद है ही, आपको पता विवादित है। और इसके प्रमाणिक अप्रमाणिक पे भी चिंता रहती है। तो प्रमाणिक कौन मानता है? मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या और कर्नल टाट, ये चारों प्रमाणिक मानते हैं। शुक्ल जी का आप देखो, आपको सिर्फ याद रखना है, देखो शुक्ल जी इसको क्या मानते हैं? शुक्ल जी अप्रमाणिक मानते हैं। और इन लोग का देखो बहुत लोगों से नहीं जाएगा। शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हैं, हरिप्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, और इधर से आपको आएगा तुलसीराम सुंदर दास प्रमाणिक मानते हैं। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है, इनको देख लीजिए। उसके बाद इसी से बना लीजिए प्रमाणिक कौन माना है, अर्ध प्रमाणिक कौन माना है, अप्रमाणिक कौन माना है। यही तीनों लोग का अधिकतर पूछता है। तो अर्ध में आपको मुनि जिन विजय मिलेंगे, अजय प्रसाद द्विवेदी जी मिलेंगे, सुनीति कुमार चटर्जी हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। और अप्रमाणिक में डॉक्टर बूलर हैं, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसमें आप लोग को ये तो आपको मतलब एक बार देख के याद ही करना होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि बस इतना, लेकिन अगर देखना भी होगा तो जैसे शुक्ल जी अप्रमाणिक मानते हैं, इसमें कोई कथन है। हाँ, कहते हैं शुक्ल जी कहते हैं कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो यहीं से अप्रमाणिक बोल देते हैं इसको शुक्ल जी। और फिर शुक्ल जी का आपको याद करना पड़ेगा। द्विवेदी जी अर्थ मानते हैं और श्याम सुंदर दास इसको प्रमाणिक मानते हैं। तो जो ये वाला है ना, इसमें आप लोग अपने हिसाब से राइटर्स को जो मतलब आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, उसको क्या कहते हैं कि आप लोग याद रखिएगा। और इसे क्या कहते हैं, और इस विवाद से जो भी जो डॉक्टर बूलर हैं, वो एक और क्या कहते हैं कृति का वर्णन करते हैं, जयानकृत पृथ्वीराज विजय। इसके आधार पर ये इसको अप्रमाणिक घोषित कर देते हैं डॉक्टर बूलर। तो आपको एक और अगर यहाँ से याद हो जाएगा कि जो डॉक्टर बूलर है वो जयानक के पृथ्वीराज विजय के नाम पे इसको अप्रमाणिक घोषित कर देते हैं। तो एक आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये सवाल जो पृथ्वीराज विजय विजय है ना, ये अब याद रखिएगा कि ये जयानक की रचना है। ये सवाल भी आता है कि पृथ्वीराज विजय किस कवि की रचना है? तो जयानक की रचना है। इसकी भाषा संस्कृत रही है। और जो जयानक कवि थे कश्मीर से संबंध रखते थे, ये सब एक हम पढ़े हुए थे। जयानक कवि कश्मीर संबंध रखते हैं। उसके बाद हम लोग इधर किसे आते हैं, रखते हैं? कश्मीर से थे वो। ओके। हाँ, इसके बाद हम लोग एक आते हैं, तो ये वाला था। ये शुक्ल जी में दिया है कि मोहनलाल विश्वलाल पांडे के अनुसार इसकी तिथियों में वास्तविक तिथियों से 90-91 वर्षों का अंतर सायास किया गया है। इस प्रकार उन्हें आनंद संवत की परिकल्पना, ये हालांकि अपना मतलब एक वो कर दिए थे, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये देखो दूसरा ये आ गया विदिशा। ये भी आता है कि इस द्विवेदी जी मानते हैं कि पृथ्वीराज आसो की जो कहानी हुई है वो सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। तो एक आ जाता है कि एक सवाल आता है कि पृथ्वी राजा आशु को किसने सुख सुखी संवाद कहा है? तो हरिप्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं। तो याद रखिएगा इसको। इसकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई है। जिन सर्गों में शैली नहीं मिलते उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिसमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। शुक्ल जी का द्विवेदी जी का ये मानना था कि पहले उनका एक धारणा था कि ये सुख सुखी संवाद में है। और जिस समय में सुखी संवाद नहीं मिलता है
वो जो समय है वो प्रक्षिप्त, यानी कि मतलब उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसी आधार पे वो अर्थ प्रमाणिक मान देते हैं इसको, क्या कहते हैं, पृथ्वी या रासा को। तो एक चीज यहाँ क्लियर हुआ। और फिर द्विवेदी जी के कुछ कथन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुराने कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये भी ये कथन आता है, याद रखिएगा इसको। और इसमें पुरातन, इसमें कुछ नहीं है। और फिर ये आचार्य शुक्ल का कथन है कि मानव की रासो इतिहास नहीं, एक काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत घटनाओं के में बिना किसी प्रयोजन को उलटफेर नहीं किया जा सकता। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ये शुक्ल जी का कथन और द्विवेदी जी का कथन, ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। तो रासो से, बाकी रासो से हम शुक्ल जी से रासो बढ़ाई दिए थे, एक बार हम बच्चन सिंह भी देख लेते हैं, कुछ है तब बता दे रहे हैं, 2 मिनट रुकिएगा। बच्चन सिंह जो रासो शब्द है उसको रास से निकला हुआ मानते हैं। अगर चाहें तो आप लोग इसमें दिया है कि नहीं दिया है, या नहीं दिया बगल में ऐड कर लीजिए कि बच्चन सिंह रास, मतलब मूल शब्द रास से इसका वो मानते हैं, लिख लीजिए। पेज बता दो। पेज नंबर है दूसरा इतिहास का पेज नंबर 46 है। 46 का जो रासो काव्य का है, रासो काव्य का जो रासो का पॉइंट का दूसरे पैराग्राफ में पहली लाइन है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का पेज नंबर 46, रासो काव्य जो पॉइंट दिया है उसके अंदर दूसरे में दिया है कि रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है। तो रास शब्द से मानते हैं वो। मिल गया। और बिसल दे रासो को एक विरह गीत काव्य मानते हैं ये। बिसल दे रासो को बच्चन सिंह एक विरह गीत काव्य मानते हैं। इसको भी आप लोग रासो वाले, बिसल दे रासो वाले पॉइंट में, कहाँ है बिसल दे रासो वाला पॉइंट, ये रहा ना, यही का यही लिख लीजिए, बच्चन सिंह करके फिर आगे डैश करके विरह, विरह गीत काव्य है, बच्चन सिंह डैश करके विरह गीत काव्य कर लीजिए, ठीक है। लिख रहे हैं ना आप लोग? हाँ। हाँ, तो वही बच्चन सिंह डैश करके विरह गीत काव्य लिख लीजिए। और इससे कुछ उतना बच्चन जी से नहीं मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट हो गया ना, कि बिसल रासो का विरह गीत काव्य कहते हैं, और जो रासो शब्द की उत्पत्ति और रास शब्द से मानते हैं। ये दोनों नोट कर लिए आप लोग? हाँ। ठीक है, फिर तो ये दोनों हो गया। अच्छा, बचा हुआ क्या है, ये तो हो गया था उस दिन। उसके बाद फिर इसमें देख लेते हैं। अरे हम रासो का आपका डबल रासो का ये रहा। तो फिर हम लोग एक बार लौकिक लौकिक साहित्य देख लेते हैं, ठीक है। तो लौकिक में आपका क्या कहते हैं, बच्चन दिन कुछ मिलता है बता दे, फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो लौकिक काव्य में पहला ढोला मारू राधुआ का है, जिसका रचयिता कल्लोल कवि दिया है, और इसका समय 11वीं सदी है। ये राजस्थान का है। इसमें प्रेम काव्य है, राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी कथा, ये आता है कि राजकुमार ढोला और राजकुमार मारवाड़ी कथा, हाँ, क्या कहते हैं, किस रचना में है, तो वो ढोला मारू दुहा में है। और बस ये दोनों, कुछ में नहीं है, ये दोनों देख लीजिए। उसके बाद अमीर खुसरो के है, तो इनके बारे में नीचे दिया, फिर भी देख लीजिएगा कि अमीर खुसरो की रचनाएं सब बताई जाती हैं, जिसमें मुख्य है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरियां, दो सुकने, गजल आदि। और इनका समय 1255 से 1325 तक है। और ये देखिएगा, खालिक बारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश से पूछता है, और नूह सिर्फ और में आपको भारतीय बोलियों का वर्णन मिलता है। और आवाज़े खुसरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। इसको देख लीजिए। और एक बार अमीर खुसरो को यहाँ देख लेते हैं कि
काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शौर सेन या पुरानी ब्रजभाषा का बहुत काज चलाता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा भाषा की जो रुकी रहती थी, इनके भाषा के बारे में बताया गया है। और ये कि खुसरो को खड़ी हिंदी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। याद रखिएगा। इनका नाम अबुल हसन था। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। और इसमें इनका एक था ना कि इनका एक कथन यार, दोहा याद नहीं आ रहा है, भूल गए। जो इनके इनके मृत्यु पर बोले थे, क्या कहते हैं, इसमें अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर एक बता रहे हैं, भूल रहे हैं वो वाला पूरा। हाँ, ये था। जो ये इनका दोहा है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। जो ये दोनों ये दोहा है ना, ये निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने कहा था। तो ये सवाल आता है कि निजामुद्दीन ये दोहा कब उन्होंने कहा था। तो ये दोहा निजामुद्दीन औलिया अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने कहा था। तो अगर आप लोग चाहें तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास में ये आपको दोहा मिल जाएगा। उसमें बगल अगल कहीं बगल में लिख लीजिए, लिखना हो तो, या फिर इसमें भी होगा नीचे। ये हो गया। और फिर जो इनकी उपाधियां हैं, तोताए हिंद, कवियों में राजकुमार, अवधि का प्रथम कवि, ये तीनों आप लोग देख लीजिए। तोताए हिंद इनको अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं। कवियों में राजकुमार की संज्ञा इनको डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद देते हैं। और अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं। जो कवियों में रामकुमार वाला, ये कई बार पूछा हुआ है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का। तो आपको ये तीनों मिल जाता है। और फिर अगर आप लोग इसके बारे में कुछ और, शुक्ल जी से बात हो गई थी इस पे। जो ये है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये तो दिया होता शुक्ल जी वाले पॉइंट में ना, कोई बार किताब हाँ, वो प्रकरण करके पढ़ रहे थे लोग उसमें। उसमें था ना। ये भी हो गया था। और ये जो था कि ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसे जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते हैं। ये वाले उस प्रकरण में दिया हुआ था ना, दिया था दृष्टि। हाँ, ये सब शुक्ल जी वाला जो इसके पहले था उसमें दिया हुआ था, ये था ना, उसमें हाँ। जो राइटिंग करके था। हाँ, तो ये वही थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए बता रहे हैं कि इसमें दिया था ये, और बता दे रहे हैं और जो भी इनके बारे में है, क्योंकि इनसे सवाल आया हुआ है। और इनका वो लिख लो, जन्म स्थान जो भी है बगल में, आमिर खुसरो बगल में लिखे कि इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में, एटा जिले के पटियाली नामक कस्बा, एटा जिला पटियाली कस्बा। ये सवाल आया था पिछला 21 वाले पेपर में, पिछले साल जो पेपर दिसंबर में हुआ था उसमें सवाल आया था। तो इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में 1253 में, मतलब यही लिख के, मतलब आमिर खुसरो के बगल में ही, यहाँ पे जन्म 1253 में हुआ था। एटा जिला पटियाली कस्बा लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। और इससे कुछ इतना है नहीं। हो गया ये एटा जिला पटियाली कस्बा, 1253 में इनका जन्म हुआ था। लिख लें आप लोग। हाँ, हाँ, ठीक है। तो खुसरो का यहाँ आप लोग देख लिए। इसके बाद बसंत विलास है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ सकते हैं आप, इसमें सवाल से सवाल नहीं आता। इसका विद्यापति पदावली है। इसकी भाषा क्या है, किसी को पता है? विद्यापति पदावली की भाषा बताइए कोई। मैथिली। हाँ, पदावली की भाषा मैथिली है। इसी के आधार पर उनको मैथिल कोकिल कहा गया है, विद्यापति को। इसकी रचना 14वीं शती में होती है। और ये श्रृंगार भक्ति परक मुक्त काव्य है। जो ये है, इसके पदों की मादकता को निराला ने नागिन की लहर कहा है। पदावली के पदों की मादकता को निराला ने नागिन की लहर कहा, यह सवाल आता है। राबेक्स बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। देखो, जो ये है ना, इतना जो एक कथन है ना, विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है ना, ये कथन में आपका विवाद है। कुछ लोग उसको रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं, कुछ लोग उसको आनंद स्वामी का कहते हैं। तो बेनीपुरी दिया हुआ, लेकिन बगल में आप आनंद स्वामी भी कर लीजिए, क्योंकि आप ये कहीं हमें, मतलब हम जब हम एनटी का मतलब एमए का प्रिपरेशन करते हैं, हम बहुत खोजे, एक हमको कहीं मिला नहीं, मतलब कहीं ऑथेंटिक किताब में नहीं मिला। तो क्या आप अगर मतलब आप आ सकता है तो एनटी ऑप्शन में दोनों नहीं रखेगा, कोई एक ही रखेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको मतलब अपने भलाई के लिए, फिर आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होने के लिए रामकृष्ण बेनपुरी दिया, बगल में यहाँ पे आनंद स्वामी कर लीजिए। और फिर विवाद लिख दीजिए, इन लोगों के बीच में विवाद है कि ये कथन किसका है,
कि विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। तो पता नहीं इनका है कि इनका है, थोड़ा सा इसमें विवाद है। तो आप लोग दोनों इतना दिया है रामचंद्र पूरी, आनंद स्वामी लिख लो, ठीक है। और बगल में मतलब ब्रैकेट में विवाद भी लिख लो, जैसे आप लोग कंफर्म लेकर दोनों लोग के में बीच में विवाद है इस कथन को लेके। हो गया? हाँ ठीक है, सब लोग लिख लिए ना? हाँ लिख लिया। हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद राहुल वेल की बात होती है, उक्ति भुक्ति प्रकरण की, और वर्णनात्मक इसमें दिया नहीं है क्या, इसके बारे में नहीं दिया है। तो हम बता देते हैं कि इस जो राहुल वेल है, राहुल वेल किसकी आप लोग को पता है किसकी रचना है राहुल वेल? रोड कवि। हाँ तो आप लोग यहाँ बगल में रोड कवि लिख लीजिए, और इसे चंपू काव्य कहा जाता है। यहीं पे रोड मतलब आप कहाँ लिखेंगे, कहीं भी या फिर कहीं से लिख रहे हैं तो राहुल बेल के बारे में पहले लिख लीजिए कि इसके रचनाकार रोड कवि है, और इसे चंपू काव्य कहा जाता है। चंपू काव्य किसको कहा जाता है स्वाति? किसी को पता है चंपू काव्य किसको कहा जाता है? जिसमें गद्य गद्य और पद्य मिली होती है। जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो। हाँ, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। तो राहुल वेल रचना, इसके रचनाकार रोड कवि लिखिए पहले में, दूसरे में इसको चंपू काव्य, ब्रैकेट में लिख दीजिए गद्य पद्य मिश्रित, ठीक है। और पता है ये आपको ये शिलाखंड जो शिलाखंड होते हैं उस पे मिला, मतलब इसका जो मतलब क्या कहते हैं, इसका क्या कहते हैं उपलब्धि जो है वो कहीं किसी पत्र में या फिर किसी पेपर पे नहीं, शिलाखंड पे है। तो इसको शिलांकित कृति भी कहते हैं। राहुल वेल को शिलांकित कृति भी कहते हैं। तो वो भी तीसरे पॉइंट में वो लिख लीजिए। पहला लिखना है कि इसके रचनाकार रोड कवि हैं, दूसरा लिखना है चंपू काव्य ब्रैकेट में गद्य पद्य मिश्रित, और तीसरा लिखना है शिलांकित कृति। 3 हो गया? हाँ हाँ, और चौथा में लिखिए कि इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया था। फिर से एक बार बोल दो। इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया था। हुआ? हाँ और इसका मतलब इसके समय 10वीं 11वीं शताब्दी इसका समय माना जाता है। तो इसमें वो नहीं है, भाषा अपभ्रंश है इसकी, भाषा लिखिए भाषा अपभ्रंश, भाषा अपभ्रंश, और समय 10वीं 11वीं शताब्दी। इसके आगे राहुल वेल के आगे ना। हाँ, राहुल वेल की आ गई। भाषा क्या बोली हो? अपभ्रंश भाषा है इसकी। तो क्या क्या था देखो, पहला था कि राहुल वेल की क्या कहते हैं रचनाकार रोड कवि है, दूसरा चंपू काव्य मतलब वही गद्य पद्य मिश्रित काव्य है, और फिर तीसरा क्या था शिलांकित कृति था, शिला शिलांकित कृति था, और चौथा इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त किए हैं, और पांचवा इसकी भाषा अपभ्रंश है, और छठवां इसका समय 10वीं 11वीं शताब्दी है। मतलब कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब श्योर नहीं है कौन सा, लेकिन 10वीं 11वीं शताब्दी माना जाता है। ये आपको बच्चे से किताब से बता रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया, सबका हो गया ना? हाँ ठीक है। उसके बाद जब उक्ति व्यक्ति प्रकरण पे आते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं है कि इस बस इसके रचनाकार हैं दामोदर भट्ट, ठीक है। इसके रचनाकार दामोदर भट्ट है, 12वीं शताब्दी। दामोदर शर्मा है या दामोदर भट्ट? वो इसमें दामोदर भट्ट दिया हुआ है, दामोदर भट्ट कर लो। दामोदर शर्मा भी कहा जाता है पर भट्ट दिया है, और हम ऑथेंटिक किताब से बता रहे हैं तो पता नहीं। शर्मा भी, दामोदर शर्मा भी कहा जाता है, पर दोनों देख लो क्या दिक्कत है। दामोदर भट्ट वैसे हमको दिखे। और इसके बाद इसमें क्या कहते हैं, ये राजकुमारों को पढ़ाने के लिए लिखा गया था, और इसमें स्थानीय मतलब एक तरह से स्थानीय भाषा के बारे में, लेकिन ठीक है इसमें कुछ पूछा गया नहीं। तो इसमें दो चीज लिखो, क्या कहते हैं कि दामोदर भट्ट इसके रचनाकार है, इसका रचना समय 12वीं शताब्दी है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग वर्ण रत्नाकर पे आते हैं, तो इसकी भाषा मैथिली है वर्ण रत्नाकर की, ठीक है। इसकी भाषा मैथिली है, रचनाकाल 14वीं शताब्दी है,
और इसके लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। हो गया। इसके हाँ? इसके पहले जो रचना थी उसकी भाषा कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा के बारे में कोई बात नहीं कबर कहा जाता है, इसकी भाषा अवधि है, पर इसमें कुछ अभी बात हुई नहीं है। इसमें संस्कृत अपभ्रंश भी मिलता है, तो अभी इसमें कुछ भाषा कुछ वो नहीं है कि कौन सी भाषा में था। भाषा के बारे में इसमें नहीं दिया, मतलब नहीं दिया हुआ है, तो उसका वो नहीं है। इससे सवाल नहीं आता है। इसका मतलब अगर सवाल आएगा तो इससे सवाल यही आता है, क्या कहते हैं कि अम, इसके रचनाकार कौन है और इसके मतलब समय क्या है। बाकी राहुल वेल से भाषा और वर्ण रत्नाकर से भाषा पूछा जाता है। वर्ण रत्नाकर की भाषा मैथिली है, सवाल आता है। इसकी भाषा मैथिली है, 14वीं शताब्दी, और इसके कवि मतलब रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर है। हो गया। और ये हाँ। हाँ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये व्याकरण ग्रंथ है। हाँ व्याकरण ग्रंथ है वो, शायद हम भूल गए होंगे। ये राजकुमारों को पढ़ाने के लिए लिखा गया था, मतलब उसके लिए जी किए थे, राजकुमारों को पढ़ाने के लिए दामोदर भट्ट जी। तो जी। व्याकरण ग्रंथ है वो था। दामोदर शर्मा है मैम, दामोदर भट्ट नहीं। आप दोनों कर लीजिए, क्योंकि दामोदर शर्मा दामोदर भट्ट दोनों नाम का जिक्र होता है। अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम जो बता रहे हैं आमिर बचन सिंह किताब से बता रहे हैं, तो इसमें दामोदर भट्ट ही दिया हुआ है, तो ऑथेंटिक तो है ही बचन सिंह किताब। तो दामोदर शर्मा भी हम पढ़े हैं, दामोदर शर्मा भी हम पढ़े हैं, दामोदर भट्ट आप दोनों लिख सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है। दामोदर बस याद रखिएगा। ओके। हाँ, तो उसके बाद ठीक है इतना। विद्यापति की भी बात हुई थी, नहीं हुई थी विद्यापति, इधर तो सब हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं, तो विद्यापति करिए आज खत्म किया जाता है, इसके बाद अगले क्लास में देखा जाएगा। तो विद्यापति का ये आपका एक काल मिलता है इतना 1360 से 1445 तक। इनके ये भी हमारे सिलेबस में है ना, उस वाले में विद्यापति है। देखो, विद्यापति मिथिला के बिसपी गांव में, बिसपी गांव, मिथिला और बिसपी गांव लिख लीजिए। बिसपी गांव और मिथिला इनका जन्म स्थान, क्योंकि ये सिलेबस में है ना हम लोग के उस वाले में इकाई 5 में है, तो इनसे सवाल आ सकता है। तो बिसपी गांव, मिथिला। हो गया। हाँ। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है। अब तो उनकी जो रचनाएं संस्कृत भाषा की, अवध की और मैथिली की। तो संस्कृत में इनका शैव सर्वस्व सार ये पूछता है। गंगा वाक्यवली भी पूछा हुआ है। दुर्गा भट्ट तरंगिनी भी पूछा हुआ है, जहाँ तक हम सवाल जितना दिलवाए हैं। भू परिक्रमा भी पूछा और पुरुष परीक्षा, ये 5 पूछता है कि किसकी रचना है। बाकी मतलब अभी तक मेरे नजर में नहीं आई है, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग एक बार कि इनकी रचना संस्कृत में कौन कौन सी है। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यवली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यवली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतल्क, वर्ण कृत्य, ये इनकी संस्कृत रचनाएं हैं। बाकी अवध में आपको पता ही है, इसमें कीर्ति सिंह का वर्णन था, और कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है, ये दोनों हो जाएंगे अवध में। मैथिली की पदावली है, और गोरस विजय इनका नाटक। ये सवाल आता है कि इसकी विधा क्या गोरस विजय की, तो ये नाटक है इनका। ठीक है। और फिर देखो गोरस विजय के बारे में, गोरस विजय का गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आपको विद्यापति में पता है कि इसमें भक्ति परक और श्रृंगार परक में क्या कहते हैं, अपना विद्वानों में विवाद चलता रहता है। उसके बाद पदावली में आपको क्या कहते हैं, दुर्गा गंगा, मतलब इसमें बहुत लोग का है, दुर्गा जी का, गंगा जी का, जानकी का, शिव कृष्ण सबका वर्णन है, मतलब सबकी प्रार्थना की गई है पदावली में, इसमें कुछ वो नहीं है। तो इसमें कुछ ये दोनों पॉइंट कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिएगा आप लोग इसको। उसके बाद शुक्ल जी का कथन है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। शुक्ल जी इनको श्रृंगारी कवि मानते थे। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये शुक्ल जी का कथन है, क्योंकि शुक्ल जी इनको श्रृंगारी मानते शुरू से, मतलब मानते थे। उसके बाद बाकी लोगों का जो आपका मतभेद है कि इनको श्रृंगारी माना जाए, भक्त माना जाए, कि रहस्यवादी माना जाए। तो शुक्ल जी श्रृंगारी मानते थे, द्विवेदी जी आपके क्या कहते हैं, भक्त मानते थे, और जो गेशन रहस्यवादी मानते थे। ये तीनों हैं, बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी शुक्ल जी को याद कर लीजिए, इधर आप लोग श्याम सुंदर दास को याद कर लीजिए, और राम कुमार वर्मा, रामदेव बेनीपुरी, इन लोगों को आप देख लीजिए, और हर्षप्रसाद शास्त्री को भी देख लीजिए, इससे सवाल आता है।
तो श्रृंगारिक में हरिप्रसाद शास्त्री हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, राम कुमार वर्मा हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, भक्त में श्याम सुंदर दास हैं, अजय प्रसाद द्विवेदी हैं और रहस्यवादी में जॉर्ज ग्रियर्सन है। इतना आपको जो इनका मत विद्वानों का जो विवाद चल रहा है कि वो क्या माना जाए, तो ये है आपका। इसके बाद ये सवाल आता है कि विद्यापति को शैव संप्रदाय से माना जाता है और हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये हरिप्रसाद शास्त्री ने पंचदेव पाशक माना गया कि पांचों देव की उपासना की है मैथिली में, इसलिए हरिप्रसाद शास्त्री इनको पंचदेव पाशक मानते हैं। ये आता है कि विद्यापति को पंचदेव पाशक की संज्ञा किसने दी है, तो हरिप्रसाद शास्त्री ने दी है। ये सवाल आता है। बच्चन सिंह इनको जाति कवि कहते हैं और निराला की पदावली को पदों को निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। द्विवेदी जी श्रृंगार रस के सिद्धबाग कवि कहते हैं इनको और इनको मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन आदि की उपाधियां मिलती हैं। तो इतना विद्यापति के बारे में आपको देखने को मिलता है। और क्या कहते हैं, बच्चन जी इनको हिंदी के पहले मतलब बच्चन जी विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ये था पहले वाले कवि, मतलब जहाँ हम लोग पढ़े थे उसमें था शायद, एक मिनट किसमें इसमें है हिंदी का प्रथम कवि, नहीं इसमें नहीं दिया है। इस बच्चन जी की किताब में दिया हुआ है कि अतः हिंदी के प्रथम पहले कवि विद्यापति ठहरते हैं। तो बच्चन सिंह विद्यापति को हिंदी के का प्रथम कवि मानते हैं। ये देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद फिर हाँ, विद्यापति को ये अपरूप का कवि मानते हैं, अपरूप का कवि। यही आप लोग यहाँ पे लीजिए, अपरूप का कवि लिख के आगे बच्चन सिंह लिख लीजिए, अपरूप का कवि और बच्चन सिंह। हो गया। हाँ बाकी शुक्ल जी से तो बात हो गई थी इनके बारे में ना। हाँ तो अभी इन लोग के 1-2 पॉइंट बचा हुआ है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में करके खत्म कर देंगे, तो आपका आदिकाल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद इसके प्रश्नों पे चर्चा हो जाएगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसमें क्या बचा हुआ है, ये अन्य गद्य वाला बचा हुआ है। देखिए उन तीनों के बारे में तो बात हो ही गई वहां पे, मतलब हमें लग रहा है सिद्ध भी बचा हुआ है ना, हाँ सिद्ध साहित्य भी अभी बचा हाँ हुआ सिद्ध है। साहित्य अगले अगले कक्षा में हो जाएगा। तो किसी को कोई डाउट है?